नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष चर्चा में। जीएसटी, जिसे हम जानते हैं आज़ादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का ऐलान हो चुका है और अब कुछ ही दिन शेष हैं, पूरे देश में इसका फ़ायदा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरी था? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं उसका हमारे और आपकी ज़िंदगी से क्या कुछ संबंध है? इन तमाम प्रश्नों को रखने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन समाचार को समय देने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही कि सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर इसे देखा जा रहा है और जब 2017 में लागू किया गया था तो इसे कहा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स है। उसी दिशा में इन सुधारों को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इसमें केवल एक टैक्स की दर नहीं हो सकती थी क्या? ये जो 3 स्लैब्स रखे गए हैं, 5, 18, 40, इसके पीछे की सोच क्या है? आम जनता को समझ में आना चाहिए। देखिए, आपने पहले भी कहा कि 2017 में जीएसटी लेकर के आए और कहीं ना कहीं एक सिंपल रिफॉर्म करने का काम किया गया था। और उस समय भी अगर देखें तो सभी प्रदेशों में तमाम प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और उस समय जीएसटी लेकर के सभी प्रदेश के लोगों को सहमत करके इस जीएसटी को लेकर के लॉन्च किया गया। जबकि जीएसटी के लिए पहले 10 साल से भी काम हो रहा था लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि आम स्टेट के लोगों को केंद्र सरकार पर, उस समय की सरकार पर विश्वास नहीं था कि ये कंपनसेशन मीट कर पाएंगे नहीं, जो चीज़ें कहेंगे पूरा करेंगे कि नहीं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से, और स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उनकी वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ये लागू हुआ। और उस समय जो तय हुआ उसको 8 साल तक हम लोगों ने निभाया और उस समय भी 4 स्लैब ला करके 5, 12, 18 और 28 का स्लैब आया और उस प्रकार से वो टैक्स जीएसटी का समय शुरू हुआ। अगर आप देखें तो 2017-18 में जब ये लागू हुआ तो उस समय जो हम लोगों को टैक्स कलेक्शन था वो करीब 11 लाख करोड़ करीब होता था। और बीच का अगर कोविड काल छोड़ दें तो कोविड काल में थोड़ी इसमें कटौती हुई थी, जो कि 21-22 में 11,37,000 करोड़ समथिंग था। और इस समय अगर आप देखें 24-25 में तो 22 लाख करोड़ तक हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने हमेशा इस देश में सरलता और इजी करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर ही काम किया है। और 15 तारीख को लाल किले के प्राचीन से जो उन्होंने घोषणा किया कि हम न्यू जेन रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, और उसी का परिणाम रहा कि एक काउंसिल में बहुत दिनों से इस पर कहीं ना कहीं रेट रेशनलाइजेशन का कमेटी वर्क कर रही थी। सभी लोगों का मांग था कि नहीं, इसको सुधार किया जाओ, सुधार करने की आवश्यकता है। और उस तरीके से भारत सरकार का एक प्रपोज़ल काउंसिल के सामने आया और जिसमें काउंसिल के सभी सदस्यों ने मिल करके उस पर अपनी सहमति दर्ज की। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी काउंसिल के जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री लोग हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि सबकी सहमति से ये टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है, दो स्लैब, आप 3 स्लैब 5, 18, 40 कह रहे हैं, अगर कह लें तो वो 2 स्लैब ही कहें, क्योंकि एक जो 40 का स्लैब है उसमें बहुत कम, लगभग 1% तक ही लोग उसमें सामान सम्मिलित है, जिसमें कह लीजिए कि जो स्वास्थ्य को हानिकारक चीज़ें हैं और या कह लीजिए कि बड़े लोगों के चीज़ें हैं, बस वही हैं। तो अगर मूल रूप से देखें तो 2 ही स्लैब है, 5 और 18। और इस 5-18 को लाने के बाद कहीं ना कहीं आम जन को इससे काफ़ी, आम जनमानस को काफ़ी राहत 22 तारीख के बाद से मिलने वाली है, क्योंकि जितनी भी उपयोग की चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं, करीब करीब सब पे वो 5% हो गई हैं या तो टैक्स फ्री हो गई हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि 22 सितंबर से इसका लाभ जो है वो आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि हर आम खास के जीवन को छूता है, तो ये सभी को स्पर्श करेगा, सभी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। अब सर ये समझना चाहेंगे कि इसका इन जनरल केवल क्या रेट घटने से क्या सामान सस्ते होंगे या इन जनरल इकॉनमी पे, अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? तो ओवरऑल अगर आप समझाना चाहें अर्थव्यवस्था पर इसके असर को, तो ये रिफॉर्म क्यों ज़रूरी थे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हम लोगों ने 5 और 18 2 रेट लेकर के आए हैं, इससे आम जन को तो लाभ होगा ही। और जहाँ तक इकॉनमी की आपने बात किया है कि अगर आम चीज़ें सस्ती होंगी तो कहीं ना कहीं जो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो परचेजिंग भी बढ़ेगी।
और परचेजिंग बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इससे और ग्रो करेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके आने के बाद, इसको लागू होने के बाद जो असर आएगा वो अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन जीएसटी में सर बहुत सारे प्रोसेस रिफॉर्म्स भी किए गए और चूंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योग है, उसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो उसके लिए कैसे प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, कैसे और ज़्यादा इसे समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है? देखिए, एक तरफ जहां हम लोगों ने रेट में 2 रेट करके लाए हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हमने किया है कि आज जो हमारा छोटा व्यापारी है, एमएसएमई का व्यापारी है, उसको कंप्लायंस में थोड़ा सहूलियत दिया गया है, उसको रजिस्ट्रेशन में सहूलियत दिया गया है, उनको रिटर्न प्राप्त करने के लिए भी उसमें सहूलियत दिया गया है। और इन सहूलियतों का कारण ये होगा कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं या छोटे मझोले व्यापारी हमारे हैं, जब कंप्लायंस आसान होगा तो निश्चित तौर से उनको बिजनेस करने में और आसानी होगी और बेहतर वो काम कर सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। चूँकि आपका सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपने देश के किसानों के साथ बहुत ही ज़मीन के साथ जुड़ करके काम किया है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि ये कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत दूरगामी इसके असर देखने को मिलेंगे। जिस किसानों को जो फ़ायदा मिलने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि कैसे ये एग्रेरियन इकॉनमी को, गाँव को प्रभावित करने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जो घोषित किया है कि 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, उसमें एक प्रमुख रूप से किसान है। अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी का पहला लक्ष्य रहा है कि किसानों का आय हम दुगना करें। अगर इस रिफॉर्म में अगर आप देखें तो निश्चित तौर से जो कृषि से संबंधित सामान्य हैं उन सब पे रेट कम किया गया है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो दवा हो, उन सब चीज़ों पर किया गया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर जो आम जन जीवन के उपयोग की चीज़ों में सस्ता होगा तो आम जन के साथ साथ वो कहीं ना कहीं किसान भी परचेज करता है, उसको भी फ़ायदा इससे होगा। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों का आय हमें दुगना करना है, उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत कारगर साबित होगा। किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी ये काफ़ी मदद करने जा रहा है। अब सर, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 22 सितंबर के बाद क्या वाकई कीमतें कम होंगी? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियां इसको लागू करें? कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई जीएसटी के वाकई दाम कम हो गए हैं? क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी जिससे कि फ़ायदा जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे? देखिए, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, अवेयरनेस में आपका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है और सरकार भी प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का मानना है कि इस देश में एक विश्वास पैदा किया जाए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो वो नारा देते हैं, और इसमें हम लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर से तमाम हमारे इंडस्ट्री के लोग हम लोग से भी मिलने आए थे, होने के बाद हमको बधाई देने आए थे और सब ने एक विश्वास दिलाया कि नहीं, इसको हम आगे टैक्स पास ऑन करेंगे और सरकार का भी प्रयास होगा, उस पर हम निगाह भी रखेंगे कि जो हम लोग टैक्स का छूट दिए हैं वो आम जन तक उसको आगे पास ऑन हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, चूँकि आप काउंसिल में रहे, आपने पूरी परिचर्चा में हिस्सा लिया, राज्यों को इन सभी मुद्दों पर एक मत ले आने में किस तरह से, अगर आप कुछ डिटेल्स हमें हमारे साथ साझा कर पाएँ कि कैसे परिषद की कार्यप्रणाली को आप लोगों ने किया और एक मत कंसेंसस बनाने में कैसे आप लोग सफल हुए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रेट रेशनलाइजेशन का कमेटी पहले से इस पर वर्क कर रही थी, लेकिन भारत सरकार के तरफ से एक प्रस्ताव काउंसिल के सामने आया। उस प्रस्ताव को काउंसिल में रखा गया और काउंसिल के सभी लोगों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। और निश्चित तौर से भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये कहीं ना कहीं आम जन के हित के लिए ही काम करती है और इसको अगर आप कहें तो इससे कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि हम जनता को राहत देने के लिए ही सरकारें होती हैं। हम राहत दिए हैं और मैंने पहले भी बताया कि इससे कहीं ना कहीं जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों को खरीदारी बढ़ेगी, बिजनेस हमारा और हमारा अर्थव्यवस्था और ग्रो करेगा, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं टैक्स में भी आने वाला है। और कहीं ना कहीं सभी सरकारें इस पर एक मत से सहमत होकर के इसको निर्णय लिए, उसके मैं सबको काउंसिल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन क्या वाकई जो कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि उनको रेवेन्यू में लॉस होगा, क्या उनकी चिंता जायज़ है या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और सब कुछ समय से पटरी पर आ जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकारों का काम ही होता है कि जनता को राहत दिया जाए और इस न्यू जन रिफॉर्म से कहीं ना कहीं आम जनता को जो हमने राहत दिया है
और मुझे लगता है कि आप देखें, अगर जो पहले भी मैंने कहा कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो कलेक्शन क्या था, अब 2024-25 में कलेक्शन क्या है, और जब हमारा इकॉनमी ग्रो करेगा तो निश्चित तौर से सभी प्रदेशों को भी उसका लाभ मिलेगा। अब से जो सामाजिक क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। अगर आप उन कदमों के बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे ये दोनों ही विषयों को स्पर्श करता हुआ नजर आएगा, सकारात्मक असर डालता हुआ नजर आएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में। देखिए, स्वास्थ्य में जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों ने आयुष्मान योजना लेकर के आए, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने आयुष्मान में कवर किया। फिर भी बहुत से प्राइवेट लोग हैं जो उसका और अधिक सुविधा चाहते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं और जीवन बीमा भी कराते हैं, स्वास्थ्य बीमा भी कराते हैं और जीवन बीमा भी कराते हैं। और अगर आप देखें तो उसमें पहले भी हम लोगों ने FDI को 100% उसमें लागू किया है, ताकि जब FDI आएगी तो कंपटीशन होगा तो रेट में भी कमी आएगी और क्वालिटी में भी सुधार होगा। और इसीलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा पे और जीवन बीमा पे दोनों पे टैक्स फ्री किया है, ताकि हमारे देश में अभी पेनिट्रेशन थोड़ा कम है और वो जल्दी से तेज़ी से कवर हो, उसके नाते भी जीएसटी में छूट दिया गया है ताकि आम आदमी को इसमें राहत मिल सके। तो क्या आपकी बात हुई है बीमा कंपनियों से कि उसका फ़ायदा आम जनता तक पहुंचाएं, प्रीमियम को न बढ़ने दिया जाए? निश्चित तौर से जो लोग बीमा कंपनी के लोग आए थे उन्होंने वादा भी किया है और हम लोगों ने उन सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग निगाह भी रखे हुए हैं कि जो भी छूट हम लोग दिया गया है वो आम जनता को आसान हो। माननीय मंत्री जी, अब थोड़ा सा हम और आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमें लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो सुधार हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। तो थोड़ा सा वित्त मंत्रालय में जो भी प्रयास चल रहा है आर्थिक सुधारों को लेकर के, उन पर आपकी क्या राय है और कैसे हम आगे बढ़ते हुए इन सुधारों को देख सकते हैं? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी शुरू से जब से आए हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूजिंग और लाइफ के बारे में जो कितनी आसानी हो सकती है, ये लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस हमारा कैसे बढ़े, लोगों के जीवन में सरलता कैसे आओ, हमने तमाम कानून भी ख़त्म किया है। हमने लेबर एक्ट को भी 4 लेबर एक्ट में लाकर 26 लेबर एक्ट से 4 लेबर एक्ट में लेकर आया और समय समय पर सुधार करते हैं। अभी आप एक बड़ा सुधार देखें जो आम जीवन में एक बहुत बड़ा है, जो आप लोग के भी फोकस में शायद नहीं आया है, जो गैमलिंग और गेम के बारे में जो हम लोग कानून लेकर के आए हैं, गेम और गैमलिंग के बारे में कानून लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ा सुधार है। आप अगर देखें तो सब नौजवान जो हमारे इस पर कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे, घर में बैठे बैठे लोग मोबाइल पे बैठ करके हमारी न्यू जनरेशन और तमाम लोग इसको यूज़ कर रहे थे, उसको भी एक सुधार के रूप में ही लेकर आया गया कि देश के नौजवानों को पर असर ना पड़े। इस प्रकार से अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी की जो जोश होता है कि नेशन फर्स्ट, तो क्या आवश्यकता है, क्या जनता की आवश्यकता है, उसके आधार पर क्या हम सरलीकरण कर सकते हैं, उसको करने का हम काम कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स में ये कहा जा रहा है कि भाई युवाओं के लिए क्या है, रोज़गार को कैसे इससे बढ़ावा मिलेगा, कैसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो हैं वो देश में आर्थिक वृद्धि की जो गति है उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग इसको टैरिफ के खतरों से जोड़ करके देख रहे हैं। तो इसमें इस पूरे टैरिफ वाले एनालिसिस, मतलब इस पूरे माहौल में जहां संरक्षणवाद को सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम देश अपने अपने इकॉनमीज को बचाने में लगे हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कैसे आंकते हैं और जीएसटी के सुधारों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म का जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्रेशन की कमेटी बहुत दिन से इस पर वर्क कर रही थी। टैरिफ तो अभी आया है, उस पर हम लोग मूल्यांकन कर भी रहे हैं और निश्चित तौर से इससे जो युवा की बात आपने कहा है, अगर आप टैक्स रिफॉर्म होता है, चीज़ें सस्ती होती हैं तो अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ता ही है, प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार भी सृजित होगा, जिससे भी नौजवानों को कहीं ना कहीं लाभ होगा। इंडस्ट्री के साथ जब बातचीत में वो कौन से मुद्दे थे जीएसटी को लेकर के, सरलीकरण को लेकर के, जो आपके साथ साझा किए गए, और इंडस्ट्री का क्या रुख है इस पूरे रिफॉर्म को लेकर के? देखिए, आज जहाँ तक 3-4 तारीख को काउंसिल के बैठक के बाद से दर्जनों इंडस्ट्री के लोग हमसे आ गए और सब बहुत प्रसन्न हैं और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने इसमें सुधार किया है, जो 5 और 18 लेकर के आए हैं, जो 4 रेट था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बिलिंग करने में भी प्रॉब्लम होती थी, जनता को भी समझने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कहीं ना कहीं उससे आज पूरी इंडस्ट्री पूरा वेलकम इसकी कर रही है। माननीय मंत्री जी, ये जो डिमेरिट गुड्स के लिए 40% का वो रखा गया है, उसके पीछे का क्या वो है और क्या कॉम्पनसेशन सेस के साथ इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं? कॉम्पनसेशन सेस का अब क्या होगा, ये थोड़ा सा समझा पाएँ। देखिए, कॉम्पनसेशन सेस एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। कॉम्पनसेशन के लिए ही हम लोग सेस लगाए थे, जो कि कानून में है कि 5 साल से ज़्यादा वो नहीं चल सकता है। बीच में कोविड आने के नाते जो हम लोगों को उस समय टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, तो हम लोग बैक टू बैक
लोन लेकर के, ताकि स्टेट को दिक्कत ना आए। करीब 2,59,000 करोड़ रुपया हम लोग लोन लेकर के उनको पे किए, ताकि स्टेट पे उसका बोझ ना पड़ने पावे। उसके ब्याज को चूँकि लौटाना था, इसलिए 2 साल का उसका समय सीमा जो बढ़ा, जो 31 अक्टूबर तक समाप्त हो रहा है, और इसलिए कंपनसेशन तो 5 साल के बाद 22 में ही समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि उसका ब्याज हमें वापस करना था, तो 2 साल और वो लगभग 31 अक्टूबर को समाप्त होगा, तो कंपनसेशन सेस तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपने सिन गुड की बात किया है, जो आपने सिगरेट पे और मसाला, पान मसाला है, इन चीज़ों पे है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोग कम यूज करें, इस नाते भी इसको उसमें रखा जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि जो 40% के स्लैब में जो लग्जरी गाड़ियां रखी गई हैं, उनके दाम क्या बढ़ जाएंगे, क्या ऐसी आशंका जताई जा रही है? क्या उसको आपने एनालिसिस किया कि वहाँ पर भी दाम नहीं बढ़ने जा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, जहाँ तक कंपनसेशन सेस की भी आपने बात किया, लग्जरी गाड़ी के दाम बढ़ने के बात किया, छोटी गाड़ियों को तो भारी मात्रा में कमी आने वाली है। और बड़ी गाड़ियों पे भी अगर आप देखें कि आज का रेट देखेंगे, और जब 22 तारीख से अगर आप जब ये जीएसटी न्यू जनरेशन टैक्स लागू होगा, तो उस समय भी लग्जरी गाड़ियों पे भी जो छोटी गाड़ियाँ हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी। माननीय मंत्री जी, अगर आप कुछ अपील करना चाहें दूरदर्शन के माध्यम से, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जीएसटी रिफॉर्म्स को सफल बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता इस चीज़ को समझे और खुद भी अवेयरनेस उसको हम लोग इतना दें आप लोग के माध्यम से, ताकि लोग वहां पर जाकर बात कर सकें। और मैं देश के सभी इंडस्ट्री के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार ने अगर आपको ये सुविधा दिया है तो इसको आप पास ऑन करें, क्योंकि अगर पास ऑन करेंगे तो आपकी खपत बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम सभी को प्रतीक्षा है 22 सितंबर की, जब ये जीएसटी के जो अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हैं वो नई दरों के, और जिसमें जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा केवल 2 ही टैक्स स्लैब रखे गए हैं, 5 और 18, जैसे ही लागू होते हैं हर आम खास पर ये सकारात्मक असर डाल रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ये अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।